करीब 10 साल पहले कुछ वैज्ञानिकों ने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर दुनिया के ज्यादातर लोग हंस पड़े, क्योंकि वो फैसला तर्क से ज्यादा पागलपन जैसा लग रहा था। उन्होंने दर्जनों भैंस जैसे दिखने वाले जंगली जानवरों यानी बायसन को एक ऐसी जमीन पर खुला छोड़ दिया जो पूरी तरह से सूखी, उजड़ी हुई और लगभग मरी हुई मानी जा चुकी थी। न वहां हरी घास थी, न पानी का कोई भरोसेमंद स्रोत, न कोई इंसानी देखरेख। बस एक खुला बंजर मैदान जहां दूर दूर तक धूल उड़ती थी और हवा के अलावा कुछ हिलता हुआ दिखाई नहीं देता था। वैज्ञानिकों ने जानबूझकर वहां कोई मदद नहीं छोड़ी, न दवा, न सप्लीमेंट, न अतिरिक्त चारा। उन्होंने उन जानवरों को छोड़ा और बिना पीछे देखे वहां से चले गए। जैसे ही ये खबर फैली, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये जानवर ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। इतनी खराब जमीन पर कोई भी जीव नहीं बच सकता। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब 10 साल बाद वही वैज्ञानिक उस जगह पर दोबारा लौटे, और जो नजारा उनके सामने था उसने सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। जहां कभी धूल के बादल उठते थे, वहां अब घास की लहरें चल रही थीं। जहां कभी पत्थर और कांटेदार झाड़ियां थीं, वहां अब छोटी नदियां, पक्षियों की आवाजें और जानवरों की हलचल थी। बिना किसी मशीन के, बिना किसी सरकारी प्रोजेक्ट के, बिना इंसानी मेहनत के, सिर्फ एक जानवर की वापसी ने एक मरे हुए इलाके को फिर से जिंदा कर दिया था। और यही से सवाल उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे बायसन ने वो कर दिखाया जो इंसान और सरकारें मिलकर भी नहीं कर पाईं? और जवाब छुपा है उस इतिहास में जिसे हमने जानबूझकर भुला दिया, क्योंकि ये जमीन कभी बायसन की ही थी। हजारों नहीं बल्कि करोड़ों बायसन कभी पूरे उत्तर अमेरिका के खुले मैदानों में आजादी से दौड़ते थे। ये सिर्फ जानवर नहीं थे बल्कि पूरे इकोसिस्टम की धड़कन थे। ये मैदानों के राजा थे और आदिवासी समुदायों की जिंदगी की रीढ़। उनके लिए बायसन का हर हिस्सा पवित्र और उपयोगी था। मांस भोजन था, खाल कपड़े थे, हड्डियां औजार थीं, और तब तक सब कुछ संतुलन में था। लेकिन फिर इंसान आया और व्यापार के नाम पर 18वीं सदी में बायसन का शिकार जरूरत के लिए नहीं बल्कि पैसे के लिए होने लगा। उनकी खाल बिकने लगी, उनका मांस फैक्ट्रियों में भेजा जाने लगा, रेलवे लाइनें बिछीं और ट्रेन की खिड़कियों से लोग चलते हुए बायसन को सिर्फ निशाना लगाने की प्रैक्टिस के लिए मारने लगे। जितने ज्यादा बायसन मारो उतना ज्यादा मुनाफा। और ये सिर्फ व्यापार नहीं था बल्कि एक राजनीतिक हथियार भी बन चुका था। अमेरिकी सरकार ने चुपचाप इस नरसंहार को जारी रहने दिया, क्योंकि इससे आदिवासी समुदाय टूट रहे थे। बिना बायसन के उनके पास न खाना बचता था, न कपड़ा, न पहचान। और अगले 20 सालों में करोड़ों बायसन मैदानों से गायब कर दिए गए। कई बार तो सिर्फ खाल उतारी जाती थी और बाकी शरीर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। 1870 तक उनकी संख्या करोड़ों से गिरकर लाखों में आ गई, और 1899 तक पूरे अमेरिका में सिर्फ 541 बायसन बचे थे। सोचिए, करोड़ों से सीधा 500। ये सिर्फ शिकार नहीं था, ये एक पूरी प्रजाति का कत्ल था। और जब मैदानों के राजा चले गए तो धरती ने भी अपनी सांसें खोनी शुरू कर दी। घास गायब होने लगी, मिट्टी ढीली पड़ने लगी। बारिश आती तो पानी जमीन में उतरने के बजाय बहकर सब कुछ साथ ले जाता, और फिर धीरे धीरे जमीन बेकार होती चली गई। खासकर मेक्सिको के चिहुआहुआ जैसे इलाकों में, जहां कभी खुले मैदान थे, वहां अब सिर्फ झाड़ियां और कांटों का जंगल रह गया। धरती पर एक सख्त परत जम गई थी जो न पानी सोखती थी, न बीज उगने देती थी। और सिर्फ पौधे नहीं मरे, उनके साथ जानवर भी मारे गए। प्रेरी डॉग्स, जो जमीन के नीचे सुरंगें बनाकर मिट्टी को जिंदा रखते थे, वो भी गायब होने लगे। उनके साथ कीड़े, पक्षी और छोटे स्तनधारी भी लुप्त होते चले गए। पूरी प्राकृतिक श्रृंखला टूटने लगी, जैसे किसी ने एक धागा खींच लिया हो और पूरी बनावट बिखर गई हो। और तब इंसानों को एहसास हुआ कि जिस जानवर को हमने मिटाया था, शायद वही इस जमीन को बचा सकता है। और यहीं से शुरू होती है वापसी की कहानी। 2009 में कुछ ही बायसन को अमेरिका से निकालकर मेक्सिको के सबसे उजड़े इलाके में छोड़ा गया। एक ऐसी जमीन पर जहां बरसों से न घास उगी थी, न परिंदों की आवाज सुनाई दी थी। जब उन कुछ बायसन को उस सूखी और टूटी हुई जमीन पर छोड़ा गया, तो असली बदलाव किसी धमाके की तरह नहीं आया। वो धीरे धीरे, लगभग चुपचाप शुरू हुआ। ऐसा बदलाव जिसे पहली नजर में देख पाना मुश्किल था, लेकिन धरती उसे महसूस कर रही थी। क्योंकि बायसन सिर्फ जानवर नहीं थे,
वो चलते फिरते इकोसिस्टम इंजीनियर थे। उनका हर कदम जमीन के साथ एक संवाद होता है। बायसन रोजाना मीलों चलते हैं, लेकिन वो यूं ही इधर उधर नहीं भटकते। उनकी चाल में एक प्राकृतिक लय होती है। वो कभी एक ही जगह देर तक नहीं रुकते, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। जब उनका भारी शरीर सख्त जमीन पर पड़ता है, तो वो धरती की उस जमी हुई परत को तोड़ता है जो बरसों से पानी और हवा को अंदर जाने से रोक रही थी। इंसान जब ट्रैक्टर से जमीन जोतता है तो वो मिट्टी को उलट पलट कर थका देता है, लेकिन बायसन ऐसा नहीं करते। वो मिट्टी को खोलते हैं, पर उसे मारते नहीं। जब बारिश होती है तो अब पानी बहकर नहीं जाता, बल्कि उन्हीं पैरों के निशानों से जमीन के अंदर उतरने लगता है। और यहीं से शुरू होती है वापसी, क्योंकि पानी जब मिट्टी में ठहरता है तो बीजों को मौका मिलता है, सूक्ष्म जीवों को सांस मिलती है, और धरती पहली बार सालों बाद खुद को जिंदा महसूस करती है। लेकिन बायसन का काम सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं रहता। जहां जहां वो चलते हैं, वहां अपने पीछे एक और तोहफा छोड़ जाते हैं। उनका मल, जिसे अक्सर लोग सिर्फ गंदगी समझते हैं, असल में वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम से भरपूर प्राकृतिक खाद होता है। रिसर्च बताती है कि जिन इलाकों में बायसन रहते हैं, वहां मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा 40% तक बढ़ जाती है। यानी बिना किसी केमिकल के, बिना फैक्ट्री के, धरती को वो पोषण मिल जाता है जिसे इंसान बोरी में भरकर बेचता है। और फिर आता है उनका सबसे अजीब लेकिन सबसे असरदार व्यवहार, जिसे वैज्ञानिक रोलिंग कहते हैं। बायसन अक्सर जमीन पर लौटते हैं, कभी कीड़ों से बचने के लिए, कभी मस्ती में, और कभी अपनी ताकत दिखाने के लिए। लेकिन जब उनका भारी शरीर जमीन से रगड़ खाता है तो ऊपर की सख्त परत टूट जाती है, कांटेदार झाड़ियां उखड़ जाती है, और जमीन पर खुला पैच बन जाता है। और यही वो जगह होती है जहां चमत्कार जन्म लेता है, क्योंकि बायसन के शरीर पर दूर दूर से चिपके बीज उसी जगह गिरते हैं। ऐसे बीज जो कई किलोमीटर दूर के इलाकों से आए होते हैं। अब वहां कोई प्रतियोगिता नहीं होती, न घनी झाड़ियां, न सख्त परत, न पानी की कमी। बारिश आती है और उन्हीं रोलिंग गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। छोटे छोटे गड्ढे जो देखने में मामूली लगते हैं, असल में मिनी वाटर रिजर्वायर बन जाते हैं, और वहीं से बीज अंकुरित होते हैं। पहले छोटी घास, फिर पौधे, फिर फूल, और जैसे ही हरियाली का पहला संकेत मिलता है, कीड़े आने लगते हैं। उनके पीछे पक्षी, और उनके पीछे छोटे स्तनधारी। और देखते ही देखते जो जमीन कभी मरी हुई थी, वो छोटे छोटे इकोसिस्टम के जाल में बदलने लगती है। साल दर साल बायसन की संख्या बढ़ती जाती है, और 2018 तक जहां कभी सिर्फ 20-22 जानवर थे, वहां अब 200 से ज्यादा बायसन घूम रहे थे। लेकिन असली बदलाव आंकड़ों में नहीं, बल्कि आवाजों में था। उस जमीन पर जहां कभी सन्नाटा था, वहां अब पंखों की फड़फड़ाहट, घास की सरसराहट और जानवरों की हलचल सुनाई देने लगी थी। और जैसे ही जमीन ने फिर से सांस लेना शुरू किया, सबसे पहले जो वापस लौटे वो थे प्रेरी डॉग्स। छोटे से दिखने वाले, लेकिन जमीन के लिए बेहद जरूरी जीव, जिन्होंने बरसों पहले इस इलाके के नीचे पूरी की पूरी दुनिया बसा रखी थी। लेकिन जब बायसन गए तो ये भी मिट्टी के साथ दफन हो गए थे। अब जैसे ही जमीन नरम हुई, नमी लौटी और घास उगी, प्रेरी डॉग्स ने फिर से सुरंगें बनानी शुरू कर दी। और उनकी ये खुदाई सिर्फ उनके लिए नहीं थी। उनकी सुरंगों से मिट्टी में हवा जाती है, पानी टिकता है, और पोषक तत्व ऊपर नीचे होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई किसान हल चलाता है। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि प्रेरी डॉग्स खुद किसी के लिए अंत नहीं, बल्कि किसी और के लिए शुरुआत होते हैं। और उनके लौटने के साथ ही पूरा चक्र दोबारा घूमने लगता है। प्रेरी डॉग्स की वापसी किसी एक प्रजाति की कहानी नहीं थी, बल्कि वो एक दरवाजा था जो खुलते ही कई बंद जिंदगियों को फिर से दुनिया में ले आया। क्योंकि प्रेरी डॉग्स सिर्फ जमीन खोदने वाले छोटे जानवर नहीं होते, वो किसी और के लिए घर, किसी के लिए खाना, और किसी के लिए पूरा भविष्य होते हैं। और जैसे ही उनकी कॉलोनियां जमीन के नीचे फैलने लगीं, वैसे ही वापस आया एक ऐसा शिकारी जो दशकों से लगभग गायब हो चुका था। ब्लैक फुटेड फेरेट, उत्तर अमेरिका का इकलौता नेवला, जिसकी पूरी जिंदगी प्रेरी डॉग्स पर टिकी होती है। उसका करीब 90% भोजन वही होते हैं। एक फेरेट परिवार साल भर में लगभग 250 प्रेरी डॉग्स खा जाता है। लेकिन फेरेट खुद बिल नहीं खोदते, वो उन्हीं सुरंगों में रहते हैं, वहीं अपने बच्चे पैदा करते हैं। मतलब अगर प्रेरी डॉग्स नहीं तो फेरेट भी नहीं। और फेरेट के लौटने का मतलब सिर्फ एक शिकारी की वापसी नहीं था, बल्कि एक संतुलन की वापसी थी।
क्योंकि उनके साथ ही जमीन के नीचे की दुनिया फिर से आबाद होने लगी। और इस तरह बायसन की वापसी से शुरू हुआ एक छोटा सा प्रयोग धीरे धीरे एक पूरा जीवित इकोसिस्टम बन चुका था। वैज्ञानिक इसे सिर्फ रिकवरी नहीं कहते, बल्कि इसे कीस्टोन स्पीशीज का असर कहते हैं। प्रकृति में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो दिखने में आम लगती हैं, लेकिन उनके बिना पूरी संरचना गिर जाती है। जैसे किसी पुल का एक पत्थर, जिसे निकाल दो तो पूरा पुल ढह जाए। बायसन वैसी ही प्रजाति है। और ये बात सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। यही कहानी भारत में भी अलग रूप में चलती है, जहां जंगलों का असली वास्तुकार हाथी है। हाथी को देखकर हम उसकी ताकत और आकार पर हैरान होते हैं, लेकिन असल में वो चलता फिरता लैंडस्केप इंजीनियर है। वो पेड़ सिर्फ खाता नहीं, बल्कि तोड़ता भी है, रास्ते बनाता है, जंगल के घने हिस्सों में रोशनी पहुंचाता है, चलते चलते जमीन को खोलता है, बीजों को अपने मल के जरिए एक जंगल से दूसरे जंगल तक ले जाता है। एक हाथी रोज कई किलोमीटर चलता है और उसके साथ सैकड़ों बीज सफर करते हैं। यानी जहां हाथी चलता है वहां नया जंगल जन्म लेता है। अगर हाथी न हो तो जंगल घुटने लगते हैं, बहुत घने हो जाते हैं। जहां न धूप पहुंचती है, न नए पौधों को जगह मिलती है। पानी पीते समय हाथी छोटे जलाशय बना देते हैं, जो बाद में पक्षियों, कीड़ों और छोटे जानवरों के लिए जीवन का आधार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह बाघ भी एक कीस्टोन स्पीशीज है। बाघ सिर्फ शिकारी नहीं, बल्कि जंगल का संतुलन है। उसकी मौजूदगी से हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर जैसे शाकाहारी जानवर कभी एक जगह टिककर सब कुछ खत्म नहीं करते। हर झाड़ी, हर पेड़ की आड़ में उन्हें डर रहता है कि कहीं शिकारी ना छुपा हो, इसलिए वो थोड़ा खाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और यही मूवमेंट जंगल को खुद को फिर से उगाने का मौका देती है। लेकिन जब बाघ गायब हो जाते हैं तो डर भी चला जाता है, और शाकाहारी जानवर जहां हरियाली ज्यादा होती है वहीं डटे रहते हैं। तब तक खाते रहते हैं जब तक जमीन नंगी न हो जाए, मिट्टी ढीली पड़ जाती है और बारिश के साथ बहने लगती है, और पूरा जंगल धीरे धीरे बंजर होने लगता है। और अगर ये सब आपको कहानी जैसा लग रहा है, तो इसका सबसे जिंदा सबूत है येलोस्टोन नेशनल पार्क, जहां इंसानों ने कभी यही गलती की थी। भेड़ियों को खतरनाक समझकर एक एक करके मार दिया गया, और 1926 तक आखिरी भेड़िया भी खत्म कर दिया गया। शुरुआत में सब शांत लगा, लेकिन धीरे धीरे जंगल बीमार पड़ने लगा और बड़े शाकाहारी जानवर बेखौफ हो गए। नदी किनारे की हरियाली पर टूट पड़े पौधे उगने बंद हो गए, किनारे कमजोर हो गए, और जैसे जैसे पेड़ गायब हुए वैसे वैसे बीवर भी गायब हो गए। उनके बिना तालाब सूख गए, पक्षी चले गए, मछलियां कम हो गईं, और पूरे इकोसिस्टम की धड़कन धीमी पड़ने लगी। और फिर 1995 में सिर्फ 14 भेड़ियों को वापस लाया गया, और उसके बाद जो हुआ वो विज्ञान की किताबों में ट्रॉफिक कैस्केड के नाम से जाना गया। और यही बायसन की कहानी हमें सबसे बड़ा सबक देती है। इंसान हर चीज का समाधान सिर्फ अपनी मशीन, अपने प्लान या अपने नियंत्रण में नहीं ढूंढ सकता। जब वैज्ञानिकों ने उस सूखी और बंजर जमीन पर बायसन को छोड़ा, उन्होंने बस प्रकृति की खोई हुई कड़ी को वापस रखा, और जैसे ही वो कड़ी जुड़ी, पूरा तंत्र खुद ब खुद चलने लगा। मिट्टी ने पानी को थामना सीख लिया, बीज अंकुरित हुए, जानवर लौट आए, और मरी हुई जमीन फिर से जिंदा हो गई। बायसन की वापसी दिखाती है कि असली ताकत जोड़ने में नहीं, संतुलन बनाने में है। इंसान खुद को पृथ्वी का मालिक समझता है, लेकिन सच ये है कि हम भी उसी जाल का हिस्सा हैं, जहां मिट्टी, पानी, पौधे और जानवर जुड़े हैं। अगर हम वाकई भविष्य बचाना चाहते हैं, तो कभी कभी बड़े आविष्कार की नहीं, बल्कि एक खोए हुए जानवर की वापसी ही काफी होती है। क्योंकि जब मैदानों का राजा लौटता है, तो सिर्फ घास नहीं उगती, पूरी धरती फिर से सांस लेने लगती है।